जब पे लगा लगा रे नमक इश्क का है तेरे जी मारे गुस्से में आए ऐसो बल खाए अगिया बरसा। वो कमाल की क्लासिकल सिंगर हैं और शास्त्रीय संगीत आज भी उनकी पहली पसंद है। वो जब बॉलीवुड में आईं तो उन्हें यकीन था कि उनकी आवाज प्लेबैक सिंगर की नहीं है। गजल सिंगर जगजीत सिंह ने जब इस गायिका के सामने ही कह दिया कि आपकी आवाज में चमक नहीं है, इसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाने का सपना छोड़ दिया था। देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। वो गजल सिंगर बनके दुनिया में नाम कमाना चाहती थीं। फिर करीब 1 दशक बाद इनकी सौंधी आवाज का नमक जनता की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि लोग इनके मुरीद होते चले गए। इस सिंगर की आवाज में जो सौंधापन है वो कुल्हड़ में रखी चाय जैसा है, जिसके स्वाद से कभी मन नहीं भरता। इनका एक गाना सुनो तो कई और गाने सुनने के बाद ही दिल को तसल्ली मिलती है। करीब 20 साल तक इस सिंगर को खुद लगता रहा कि वो दर्द भरी गजलें शास्त्रीय संगीत ही गा सकती हैं। फिल्मों में गायकी लायक उनकी आवाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन संगीतकार अनिल विश्वास और हर फनमौला गुलजार साहब से मुलाकात के बाद इस गायिका का खुद के बारे में परसेप्शन बदल गया और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलजार साहब इनकी तुलना महान गायिका फरीदा खानम से करते हैं। संगीत की दुनिया के कई दिग्गज इनकी आवाज के मुरीद हैं, फिर भी इस सिंगर को इनकी काबिलियत के हिसाब से बॉलीवुड में गाने नहीं मिले। कभी पति की लोकप्रियता ने इनको आगे बढ़ने से रोका तो कभी इंडस्ट्री के लोगों के अंडर एस्टिमेट करने के चलते इनको काम नहीं मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार नकारे जाने से आहत होकर इस सिंगर ने पुणे स्थित ओशो के आश्रम में शरण ले ली और लंबे समय तक आध्यात्मिक और मानसिक शांति की खोज में लगी रहीं। फिर संगीतकार पति ने कैसे इनकी वापसी कराई और फिल्म इंडस्ट्री में एक गाने के जरिए इतनी धमाकेदार एंट्री कराई कि वो रातों रात मोस्ट डिमांडिंग और पॉपुलर सिंगर बन गई। जानेंगे इस पेशकश में आगे। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर और मैं हूँ आरजे अंतरा और इस पेशकश में बात हो रही है मशहूर सिंगर रेखा भारद्वाज की। इस पेशकश में आगे जानेंगे कि कॉलेज के जूनियर रहे विशाल भारद्वाज पर कैसे रेखा भारद्वाज दिल हार बैठीं और 7 साल उन्हें डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंध गईं। इसके अलावा बताऊंगी उन गानों के किस्से जिन्हें रेखा बार बार ये कहकर मना करती थीं कि वो इसे नहीं गा सकती, लेकिन ऐसे ही उनके कई गाने सुपर डुपर हिट रहे। साथ ही बात होगी कि रेखा भारद्वाज ने किस वजह से ओशो के आश्रम में संन्यास ले लिया और अपना नाम तक बदल लिया। बड़ी धीरे जली इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं रेखा भारद्वाज के सिंगर बनने के सफर के बारे में। दिल्ली में पली बढ़ी रेखा का जन्म 24 जनवरी 1964 को हुआ था। संगीत से उनका ताल्लुक बचपन से ही था। रेखा की 5 बहनें और एक भाई हैं। इनके पिता दिल्ली में सरकारी बैंक में अधिकारी थे और उनका भी संगीत से गहरा लगाव था। यही वजह रही कि इस परिवार की ज्यादातर बेटियों ने भी संगीत में दिलचस्पी ली। रेखा ने भी 3 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र तक अपनी बड़ी बहन से सीखती रही। बचपन से ही रेखा को लता मंगेशकर की आवाज बेहद पसंद आती थी, लेकिन उन्होंने कभी लता जी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। कैसे तेरी कैसे ठोर टिके ना पाऊं
कैसी तेरी हुदूर। रेखा के पिता बेटियों के जन्मदिन पर संगीत की पार्टी रखते थे और इस दौरान पारिवारिक दोस्त और रिश्तेदार इकट्ठा होते थे। देर रात तक संगीत की महफिल चलती थी और सारी बहनें लोगों को गाने गाकर सुनाती थीं। इस दौरान रेखा फिल्मी गीत नहीं बल्कि गजलें और शास्त्रीय संगीत सुनाकर लोगों की खूब तारीफें बटोरती थीं। दुखी माँ के नाम, उन दुखी। स्कूली पढ़ाई के बाद 1982 में रेखा का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में हो गया, जहां वो संगीत में ग्रेजुएशन करने लगीं। कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम्स में रेखा खूब हिस्सा लिया करती थीं। रेखा अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थीं। फरवरी 1984 की बात है। कॉलेज के फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थीं। फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे छात्र छात्राएं रिहर्सल के लिए इकट्ठा होते थे। इसी दौरान रेखा की मुलाकात विशाल भारद्वाज से हुई, जिन्होंने 1983 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया था और रेखा से 1 साल जूनियर थे। रेखा शुरू से ही कॉलेज की स्टार और चर्चित स्टूडेंट थीं, जो अक्सर अपने साथियों से हंसी मजाक करती रहती थीं। विशाल से जान पहचान आगे बढ़ी तो रेखा आए दिन विशाल से खूब मजाक करती थीं। वहीं विशाल बहुत ही गंभीर और शांत किस्म के छात्र थे, जिनकी दिलचस्पी संगीत के अलावा क्रिकेट में भी थी और वो स्टेट लेवल पर खेलते थे और उत्तर प्रदेश राज्य की अंडर 19 टीम का हिस्सा थे। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए ही उन्होंने दिल्ली आकर हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन एक बार खेलते समय विशाल के अंगूठे में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो क्रिकेटर नहीं बनेंगे। राख से रूखी, कोयल से काली। विशाल जब ग्रेजुएशन के 3रे साल में थे, तभी उनके पिता की मौत हो गई। आजीविका चलाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी विशाल दिल्ली में ही बने रहे और संगीत को ही इसका जरिया बनाया। एक प्रशिक्षित गायिका होने के नाते रेखा भारद्वाज उनकी हर तरह से मदद करती थीं। एक ही तरह का शौक और लगातार मेलजोल ने दोनों को अच्छा दोस्त बना दिया। इसके बाद दोस्ती प्यार में भी बदल गई। इस दौरान विशाल धुनें बनाते थे और रेखा उस गाने की सिंगर होती थीं। नैना लग जाए जो कहीं। रेखा ने संगीत में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वो अपने बैच की टॉपर रहीं। रेखा के पिता के रिटायर होने के उनका परिवार सरकारी फ्लैट छोड़ दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में शिफ्ट हो चुका। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद विशाल भारद्वाज ने भी पहाड़गंज के आसपास कमरा लेकर संगीत की दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। कॉलेज के दिनों से ही रेखा ने जाने माने शास्त्रीय संगीत दिग्गज पंडित अमरनाथ से इंदौर घराने की गायकी सीखनी शुरू कर दी थी और उनसे करीब 1 दशक तक सीखती रहीं। कॉलेज के बाद रेखा दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र के साथ रेडियो प्रोग्रामर के तौर पर जुड़ गईं, जहां उन्होंने बच्चों पर आधारित बहुत सारे प्रोग्राम्स पेश किए। यहाँ इनकी मुलाकात आकाशवाणी के जाने माने प्रोड्यूसर और ब्रॉडकास्टर बालक राम नागर से हुई, जिन्होंने रेखा की भाषा और शब्दों की अदायगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद की। यही वजह रही कि रेखा का उनके साथ पारिवारिक और आत्मीय रिश्ता बना। रेखा बालक राम नागर को अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक मानती है। तेरी फरियाद मगर मुझ में। खैर, इस बीच विशाल और रेखा का रिश्ता आगे बढ़ता रहा। रेखा जब संगीत सीखती या फिर आकाशवाणी जाती थीं, तो विशाल उनके लिए खाना और नाश्ता तक बनाते थे। दोनों की इस दोस्ती को लेकर परिवार वालों को भी ज्यादा ऐतराज नहीं हुआ और दोनों ने 1991 में शादी कर ली। ओए बाय चार्ली, तूने दिल के बाजे मार ली। इस बीच विशाल भारद्वाज कई गीतकारों और संगीतकारों से मिलने मुंबई जा चुके थे। इस दौरान उनकी मुलाकात गुलजार समेत कई जाने माने लोगों से हो चुकी थी। जब विशाल को मुंबई में छिटपुट काम मिलने लगे तो वो रेखा को भी मुंबई ले आए। 1993 में रेखा भारद्वाज ने अपने पति विशाल के साथ मिलकर बुल्ले शाह के काफिया से लिया गया गाना गाया। रेखा ने रात की जोगन टाइटल वाला ये गाना बेहद खूबसूरती से गाया है। रेखा और विशाल का शुरुआती संघर्ष जारी था। 1994 में विशाल भारद्वाज के साथ रेखा एक पार्टी में संगीतकार अनिल बिस्वास के घर गईं, जहां उन्होंने कई गाने और गजलें गाईं।
चूंकि बिस्वास जाने माने संगीतकार थे, तो रेखा उनसे पूछ बैठी कि क्या उनकी आवाज फिल्मों में गायकी के लायक है। इसके जवाब में अनिल विश्वास ने न सिर्फ रेखा का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनकी आवाज को फिल्मों के लिए बिल्कुल मुफीद बताया। इसी के बाद रेखा को भरोसा हो गया कि वो फिल्मों में गाने के लिए अभ्यास और कोशिश कर सकती हैं। सजनी को डियर बोले, हर्रे को डियर बोले, मांगे है इंग्लिश बोली। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ कि रेखा का आत्मविश्वास एक बार फिर टूट गया। दरअसल एक बार किसी के रेफरेंस से रेखा मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह के पास पहुंची। वहां मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर भी मौजूद थे। जगजीत ने रेखा को कुछ गाकर सुनाने को कहा तो उन्होंने 2-3 गजलें गाकर सुनाई। प्रतिक्रिया में जगजीत ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, सुर ताल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवाज में चमक नहीं है। इसके बाद रेखा का दिल बैठ गया। वो सुदर्शन फाकिर के साथ ही टैक्सी में अपने घर लौट रही थीं, तो पूरे रास्ते रोती रहीं और एक बार फिर उन्होंने फिल्मों में गाने का ख्याल बदल दिया। आजा नेटवर्क के भीतर के हल्लो हल्लो, हो आजा नेटवर्क के भीतर। इसी बीच विशाल को गुलजार की फिल्म माचिस में संगीत निर्देशक के तौर पर काम मिल गया, जिसके चलते विशाल 2 साल तक व्यस्त रहे। 1994 में ही माचिस फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गुलजार ने रेखा को कुछ गाकर सुनाने को कहा। गुलजार रेखा की आवाज से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया कि वो उनके पहले एल्बम के लिए गीत लिखेंगे। अपनी गायकी को लेकर गुलजार से मिली वाहवाही के बाद रेखा का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मेरी गायकी फिल्मों में गाने लायक है। इसके जवाब में गुलजार ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आवाज प्लेबैक के लिए फिट नहीं है। इस हौसला अफजाई के बाद रेखा ने 1996 में अपने गुरु पंडित अमरनाथ के गुजरने के बाद मशहूर गजल गायिका अमरजीत कौर से सीखना शुरू कर दिया। इसी बीच गुलजार ने कुछ गजलें लिखीं, जिसका संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया और तय किया गया कि इसे महान गायिका फरीदा खानम से गवाया जाएगा। लेकिन फरीदा के भारत नहीं आ सकने के कारण इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। इसी बीच एक दिन विशाल भारद्वाज ने फरीदा के भारत नहीं आने के कारण इस एल्बम के अधर में लटकने की चर्चा जब गुलजार से की, तो गुलजार का जवाब था कि अब फरीदा खानम को इंडिया बुलाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास मेरी फरीदा खानम यही है। जब विशाल ने नाम जानना चाहा, तो गुलजार ने रेखा भारद्वाज को अपनी नई फरीदा खानम बताया। लहरी की बोतल पी के बन गए इंग्लिशमैन जैसे। हालांकि गुलजार और विशाल की लगातार व्यस्तता के चलते इस एल्बम की रिकॉर्डिंग अगले कई और साल तक टलती रही। इस बीच 1996 में गुलजार की फिल्म माचिस रिलीज हुई, जो काफी चर्चित रही। इसी फिल्म के बाद विशाल भारद्वाज के करियर ने भी रफ्तार पकड़ ली। साफ तौर पर कहा जाए तो रेखा स्वतंत्र रूप से संगीतकारों के पास और स्टूडियो जाकर मिलने के बजाय वो पति विशाल भारद्वाज और गुलजार पर निर्भर रहीं। अगर कहीं प्रयास किया भी तो उन्हें साफ तौर पर गाने देने से मना कर दिया गया। इस बीच रेखा ने विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म चाची 420 में एक गाना गाया। इस तरह 1997 में रेखा ने फिल्मों में गायकी का सफर शुरू किया। इसके बाद 1999 में गॉडमदर और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में भी 1-2 गाने गाए। इन सभी फिल्मों के संगीतकार विशाल भारद्वाज ही थे। इन फिल्मों के गानों से रेखा को कोई पहचान नहीं मिली। मुंबई में शिफ्ट हुए करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन रेखा की किस्मत का सितारा अभी तक बुझा हुआ था। इससे वो काफी हद तक दबाव और तनाव में रहने लगी। साल 2002 में विशाल के संगीत निर्देशन में ही रेखा का पहला एल्बम इश्का इश्का रिलीज हुआ। इसके कई गाने बहुत ही खूबसूरत रहे, लेकिन कामयाबी और लोकप्रियता से वो अब भी दूर थीं। रेखा साफ तौर पर कहती हैं, उनके सिंगिंग करियर में देरी के पीछे एक खास कारण विशाल की कामयाबी भी थी। माचिस के बाद वो अगले 2 साल तक फिल्म मकड़ी और मकबूल में व्यस्त हो गए। लगातार नाकामियों और काम नहीं मिलने के चलते रेखा अंदर तक टूट गईं। उनकी मानसिक हालात भी बिगड़ने लगी थी।
इस मुश्किल वक्त में उन्होंने सूफी गानों और अध्यात्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच कई लोगों ने उन्हें मानसिक शांति के लिए पुणे के ओशो आश्रम जाने की सलाह दी। विशाल भारद्वाज से जिद करके रेखा ओशो आश्रम पहुंच गईं, जहां वो लंबे वक्त तक मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि की गतिविधियों में लगी रहीं। यहाँ से वापस आने के बाद से रेखा का नजरिया बदला और उन्होंने कामयाबी की अंधी रेस से खुद को अलग कर लिया और खुद की तसल्ली के लिए गजल और गीत गाती थीं। रहना दूर। साल 2002 में रेखा से विशाल भारद्वाज ने फिल्म मकड़ी में एक गाना गवाया। इसके बाद 2003 में फिल्म मकबूल में भी विशाल ने रेखा को फिर एक गाने में मौका दिया। रोने दो टाइटल वाले इस गाने को रेखा ने इतना डूब कर गाया मानो इस गाने की सिंगर वाकई रो रही है। रोने दो ना, जी भर के। रेखा इस गीत के रिकॉर्डिंग के वक्त गाते वक्त सचमुच रो पड़ी थीं। इसके बाद 3 साल का वक्त फिर गुजर गया और 2006 में रेखा को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसके लिए वो करीब 20 साल से इंतजार कर रही थीं। वो गाना था फिल्म ओंकारा का मशहूर गीत नमक इश्क का। यही वो गाना था जिसने सबसे पहले रेखा को स्टार सिंगर बना दिया। हालांकि पहले रेखा ने इस गीत को गाने से मना कर दिया था, लेकिन कैसे बाद में वो इसके लिए राजी हुई, इसकी कहानी आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले एक बात बताना आपको जरूरी है। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि साल 2006 में आई फिल्म ओंकारा का गाना नमक इश्क रेखा का सबसे मशहूर और कामयाब गीत था, लेकिन ऐसा नहीं है। रेखा को साल 2005 में सबसे शानदार और लोकप्रिय गाने देने का श्रेय शानदार एक्टर पीयूष मिश्रा को जाता है, जिन्होंने फिल्म गुलाल में रेखा से बीड़ो और राणा जी गवाया था। और इन गानों को गौर से सुनने पर रेखा की गायकी का असल अंदाजा होता है। ये अलग बात है कि फिल्म गुलाल बनने में देर हुई और ये साल 2009 में रिलीज हो सकी। इससे पहले ओंकारा रिलीज हो गई और इसके गाने नमक इश्क ने रेखा को खूब शोहरत दिला दी। रात भर छाना रे, रात भर पीयूष मिश्रा ने गुलाल फिल्म के 2 आइटम सॉन्ग्स को जब लिखा तो सिंगर के तौर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रेखा भारद्वाज का नाम था। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन गजलें और गमगीन गीत गाने वाली रेखा के लिए ये गाने बहुत मुश्किल थे। इन गानों में जितनी शरारत और उतार चढ़ाव है वो रेखा के लिए बिल्कुल नया था। इसलिए पहले तो उन्होंने पीयूष मिश्रा को मना कर दिया, लेकिन जब पीयूष ने रेखा से कहा कि ये गाने सिर्फ और सिर्फ आप ही गा सकती हैं, तब जाकर रेखा ने कोशिश शुरू की और आखिर में जिस तरह का गाना बनकर तैयार हुआ वो यकीनन अपने आप में अनूठा और बेहतरीन था। राणा जी बोले मोरों की बस्ती में है शोर रानी, हाय 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 हाय, मोरों की बस्ती में। भले ही रेखा भारद्वाज को ज्यादा लोकप्रियता नमक इश्क और ससुराल गेंदा फूल ने दिलाई, लेकिन पीयूष मिश्रा की लेखनी और संगीत के बीच रेखा की आवाज ने इन गानों में ऐसी ऐसी करामात की जिसे सुनकर दिल खुश हो जाता है। बहुत से संगीत प्रेमी राणा जी गाने को रेखा का सबसे बेहतरीन गाना मानते हैं। खैर, गुलाल फिल्म रिलीज होती इससे पहले विशाल भारद्वाज को फिल्म ओंकारा में संगीत देने को मौका मिल गया। विशाल को रेखा के गाए गुलाल फिल्म के 2 गानों के बारे में पता था। ओंकारा में एक ऐसे ही आइटम सॉन्ग का संगीत विशाल ने तैयार किया था। एक दिन जब विशाल ऑफिस से वापस घर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी रेखा से कहा कि मैंने एक बेहतरीन गाने का म्यूजिक तैयार किया है। उन्होंने इसका म्यूजिक रेखा को सुनाया और इसे गाकर सुनाने के लिए कहा। जब रेखा ने नमक इश्क का गाने की 1-2 लाइन गाकर सुनाई तो विशाल को बहुत पसंद आया। इस दौरान विशाल ने उनके गाने की वॉइस फोन पर रिकॉर्ड कर ली और कहा कि ये गाना तुम ओंकारा फिल्म के लिए गाने जा रही हो। इस गाने की जब रिहर्सल शुरू हुई तो इस गाने में कई बदलाव हो चुके थे। कुछ शब्द रेखा ने भी इसमें ऐड कर दिए, लेकिन गाने में इतना उतार चढ़ाव था कि एक वक्त तो रेखा ने साफ कह दिया कि वो ये गाना नहीं गा सकेंगी। इसके बाद विशाल ने उनको कन्विंस किया। प्रैक्टिस के दौरान कई बार रेखा परेशान होकर रोने भी लगती थी, लेकिन विशाल ने उनका हौसला टूटने नहीं दिया और आखिरकार इस गाने के जरिए रेखा भारद्वाज बॉलीवुड में एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर स्टैब्लिश हो गईं। रात भर छाना छाना रे, नमक इश्क का है तेरे। फिल्मों में जिस एक कामयाबी से
किसी के भी करियर को पंख लग जाते हैं, वो सफलता रेखा को नमक इश्क गाने से मिल चुकी थी। साल 2009 में रिलीज हुई गुलाल के गानों ने रेखा को पूरी तरह से बॉलीवुड में न सिर्फ अलग लेवल की शोहरत दिलाई, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से स्थापित भी कर दिया। जैसे भूल देश के टावर में घुस जाए एरोप्लेन, राणा जी मारे गुस्से में। यही वो समय था कि अब विशाल भारद्वाज के अलावा भी उन्हें तमाम संगीतकार मौके देने लगे। साल 2009 में ही 4 ऐसी फिल्में रिलीज हुईं जिसमें रेखा भारद्वाज ने गाने गाए थे। इनमें गुलाल के अलावा दिल्ली 6, कमीने और रेडियो शामिल थीं। दिल्ली 6 के गाने ससुराल गेंदा फूल के लिए रेखा भारद्वाज को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। इसके अगले साल यानी 2010 में रेखा ने इश्कियां, रावण, सदियां और वीर नाम की 4 फिल्मों में गाने गाए। इसमें इश्किया फिल्म के उनके इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बड़ी धीरे जली रहना। साल 2011 में आई फिल्म 7 खून माफ में रेखा ने 2 गाने गाए। इसके एक गाने डार्लिंग को उन्होंने उषा उथुप के साथ मिलकर गाया था, जिसके लिए रेखा और उषा उथुप को संयुक्त रूप से बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब रेखा भारद्वाज का करियर पूरी तरह से रफ्तार भर चुका था और उन्हें लगातार अच्छी फिल्मों में गाने के मौके मिल रहे थे। साल 2012 में आई फिल्म बर्फी के बाद इसके अगले साल रेखा ने 5 फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिनमें डीडे, माजी, मटरू की बिजली का मन डोला, ये जवानी है दीवानी और एक थी डायन जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में रेखा के गाए कई गाने आज भी बहुत सुने जाते हैं। एक ऐसा ही बेहतरीन गाना फिल्म डीडे का है, जो निजी तौर पर रेखा को भी बहुत पसंद है। एक घड़ी और ठहर के जा। साल 2014 में रेखा भारद्वाज ने हैप्पी एंडिंग, द एक्सपोज के अलावा 1.5 इश्किया, हैदर और रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्मों में गाने गाए। फिल्म 1.5 इश्किया का गाया उनका गाना हमरी अठरिया बहुत पॉपुलर रहा। हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया देखो। साल 2015 में उन्होंने बजरंगी भाईजान, बदलापुर और दृश्यम समेत कई और फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके अलावा उन्होंने साल 2016 में तुम बिन 2, साल 2017 में रंगून में भी गाने गाए। साल 2018 आखिरी वो साल था जब रेखा ने सबसे ज्यादा 4 फिल्मों में गाने गाए। इसके बाद 2019 से हर साल उन्हें अमूमन एक ही फिल्म में गाने का मौका मिलता है। इसके अलावा वो अब म्यूजिक शो और कॉन्सर्ट में भी खूब हिस्सा लेती हैं। संगीत के अलावा साल 2002 से ही रेखा को अध्यात्म में गहरी रुचि रही है। जब भी वो खाली होती है, संगीत के अलावा किताबें पढ़ने और गजलें सुनने में समय बिताती हैं। वो अक्सर ओशो की किताबों में दिलचस्पी लेती हैं। आज भी वो बहुत शिद्दत से ओशो आश्रम से कनेक्टेड हैं और अक्सर पुणे के आश्रम में जाकर वक्त बिताती हैं। ओशो के दर्शन और अध्यात्म से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने संन्यास तक ले लिया और अपना नाम बदलकर अजीजा कर लिया है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर को प्रिय। रेखा अब खुद को ओशो सन्यासी कहती हैं। वो बताती हैं कि अब जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण करुणा का है, क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया है। अपने इंटरव्यू में अक्सर वो कहती हैं कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को नहीं बदल सकती। दुखी माँ के नाम। संन्यासरत जीवन की उनकी यात्रा में संगीत से लगाव और जुड़ाव आज भी है। उनका सन्यासी भाव उनकी गायकी में भी साफ तौर पर झलकता है। 2 फिल्म फेयर और एक राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुकी ये गायिका सादगी भरा जीवन जीना पसंद करती है। आज भी रेखा अपने पति विशाल भारद्वाज के लिए नियमित रूप से खाना बनाती हैं। वो कहती हैं कि मैं अक्सर पति विशाल के लिए साग बनाती हूँ, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद है।
किचन को साफ सुथरा रखना, सब्जियां काटना और खाना बनाना भी उनका शौक है। बन्ना बन्नी चहक चहक के डाली डाली झूले, छेड़ा छाड़ी लहक। विशाल और रेखा भारद्वाज का एक बेटा है जिनका नाम आसमान है। वो भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता की कुछ फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है और कई फिल्मों में संगीत दिया है। तो ये रही रेखा भारद्वाज की अब तक की लाइफ जर्नी। इस पेशकश में आज बस इतना ही। भविष्य में भी रेखा भारद्वाज के संगीत का कामयाब सफर यूं ही जारी रहे। उनकी सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।